नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो अक्सर इतिहास की किताबों में कहीं खो जाती है। 1857 के बड़े विद्रोह से कई दशक पहले भारत का एक इलाका करीब 40 सालों तक लगातार अंग्रेजी हुकूमत से लड़ता रहा। जी हां, आज हम छोटा नागपुर के उसी लंबे और भुला दिए गए संघर्ष की कहानी में गहराई से उतरेंगे। एक ऐसा विद्रोह जिसने असल में भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआती चिंगारियों को भड़काया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या वजह थी, कौन सी आग थी जो 40 साल तक जलती रही। देखिए, ये किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। ये तो शिकायतों का एक उबलता हुआ लावा था जो बस फूटने को तैयार था। चलिए, उन चिंगारियों को करीब से देखते हैं जिन्होंने छोटा नागपुर में बगावत की इस ज्वाला को भड़काया। तो शुरू करते हैं इस 40 साल लंबे संघर्ष के पहले दौर से। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई एक विद्रोह नहीं था। नहीं, ये तो दशकों तक चली छोटी बड़ी लड़ाइयों की एक पूरी सीरीज थी। ये छोटा नागपुर का वो दबा हुआ गुस्सा था जो बार बार अलग अलग तरीकों से बाहर आ रहा था। 1793 से 1832 के बीच का जो दौर था, उस वक्त ये पूरा इलाका जैसे विद्रोह की आग में जल रहा था। और ये लड़ाई सिर्फ मुंडा समुदाय की नहीं थी। उरांव, कोल और दूसरे कई आदिवासी समुदाय, सब के सब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके साथियों के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़े हो रहे थे। कहते हैं ना, हर आग एक चिंगारी से शुरू होती है, पर इस मामले में एक नहीं कई चिंगारियां थीं। तो आखिर वो कौन सी वजह थी जिन्होंने इन समुदायों को हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए विद्रोह की इन चिंगारियों पर जरा और करीब से नजर डालते हैं। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में एक शब्द है, दिकू। ये शब्द उन बाहरी लोगों के लिए इस्तेमाल होता था, जमींदार, व्यापारी, साहूकार। आदिवासी इन्हें अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपनी जीवन शैली के लिए एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर देख रहे थे। मतलब ये सिर्फ बाहरी लोग नहीं थे, ये एक ऐसी ताकत थे जो उनकी पूरी दुनिया को तहस-नहस कर रही थी। इन शिकायतों को अगर हम देखें तो 4 मुख्य वजहें सामने आती हैं। पहली, कंपनी की तरफ से जमीन पर लगाए गए नए और भारी भरकम टैक्स। दूसरी, दिकुओं का बढ़ता शोषण और जमीनों पर कब्जा। तीसरी, उनका जो सदियों पुराना स्वशासन का सिस्टम था उसे कमजोर किया जा रहा था। और चौथी वजह थी रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ता अन्याय और जबरन मजदूरी। ये सब मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक माहौल बना चुके थे। तो वजह तो साफ थी। अब देखते हैं कि ये चिंगारी आग में कैसे बदली। जैसा मैंने पहले कहा, ये प्रतिरोध एक झटके में नहीं हुआ। ये तो विद्रोहों की एक ऐसी लहर थी जो कभी रुकी ही नहीं। चलिए देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये टाइमलाइन हमें दिखाती है कि ये प्रतिरोध कितना लगातार और अटूट था। 1793 में पहली हलचल हुई, फिर 1796 में रामशाही मुंडा ने मोर्चा संभाला। 1807 में दुखन मानकी के नेतृत्व में लोगों ने टैक्स देने से ही इनकार कर दिया। ये अशांति धीरे धीरे पलामू तक फैल गई और फिर 1831-32 में बुधू भगत के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। मतलब लड़ाई कभी रुकी ही नहीं। और हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है, ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं थीं। ये स्थानीय लेकिन आपस में जुड़े विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। मतलब भले ही ये लड़ाइयां अलग अलग गांवों और घाटियों में लड़ी जा रही थीं, लेकिन उन सब के पीछे की वजह एक ही थी, गुस्सा एक ही था। वो सब एक ही बड़ी लड़ाई का हिस्सा थे। हर बड़े संघर्ष का एक चेहरा होता है, एक नायक होता है। 1831-32 के इस विद्रोह के लिए वो चेहरा थे बुधू भगत। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल किया और अपनी आखिरी सांस तक लड़े। आज भी उन्हें एक शहीद और उस हिम्मत के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है जो कभी झुकी नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जैसे जैसे विद्रोह की आग तेज हुई, वैसे वैसे ब्रिटिश दमन भी और क्रूर होता गया। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर कि आखिर इन विद्रोहों को कुचला कैसे गया। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं की लड़ाई थी। एक तरफ थे आदिवासी, जिनके पास था अपने इलाके का जबरदस्त ज्ञान, गुरिल्ला रणनीति और अपनी एकता का भरोसा। और दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास थी एक अनुशासित सेना, कहीं बेहतर हथियार और उनकी सबसे क्रूर नीति, फूट डालो और राज करो। और आखिर में नतीजा बहुत ही क्रूर था। अपने बेहतर हथियारों, संगठित सेना और चालाक नीतियों के दम पर ब्रिटिश हर बार विद्रोह को कुचलने में कामयाब रहे। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो सच में उस जज्बे को, उस प्रतिरोध की भावना को कुचल पाए?
आग को तो बुझाया जा सकता है, लेकिन उसकी तपिश और उसकी गूंज हमेशा बाकी रह जाती है। भले ही इन विद्रोहों को बेरहमी से दबा दिया गया हो, लेकिन उनकी अवज्ञा की गूंज दशकों तक छोटा नागपुर के पहाड़ों और घाटियों में सुनाई देती रही। तो इन विद्रोहों की विरासत क्या है? आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? पहली बात, इन्होंने भविष्य के प्रतिरोध के लिए एक तरह का खाका तैयार किया। इन्होंने बुधु भगत जैसे नायक दिए, जिनकी कहानियां आज भी हिम्मत देती हैं। और हाँ, इन्होंने अंग्रेजों को भी अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर किया। यूं समझिए कि ये वो बीज था जो बाद में एक बहुत बड़ा पेड़ बनने वाला था। और यही सबसे अहम बात है, ये 40 साल का संघर्ष सिर्फ एक शुरुआत नहीं था, ये वो बुनियाद थी जिस पर भविष्य के बड़े आंदोलन खड़े हुए। 1855 का प्रसिद्ध संथाल हुल हो या बिरसा मुंडा का महान उलगुलान, इन सब की जड़ें इसी संघर्ष में थीं। इन शुरुआती विद्रोहियों ने वो रास्ता बनाया जिस पर बाद में हजारों लोग चले। तो आखिर में हम इस सवाल पर वापस आते हैं, जब हम इन शुरुआती भुला दिए गए संघर्षों को याद करते हैं, तो क्या ये औपनिवेशिक भारत में प्रतिरोध को लेकर हमारी पूरी समझ को नहीं बदल देता? ये हमें याद दिलाता है कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू नहीं हुई थी, बल्कि उसकी चिंगारियां दशकों पहले से सुलग रही थीं, जिन्हें कई गुमनाम नायक हवा दे रहे थे। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हमेशा याद रखा जाना चाहिए।